हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 5 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2023 में जो मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है वो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो 2023 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये उज़्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज की जाएगी। कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान। ये देख लीजिए, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में 2023 की मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2023 में जो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये इसका 22वां यानी 22वां एडिशन होगा। इससे पहले जो 21वां एडिशन था वो रिसेंटली बेलग्रेड सर्बिया में ऑर्गेनाइज हुआ, ये भी याद रखिएगा। उज़्बेकिस्तान पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। तो 21वां एडिशन कहाँ हुआ? बेलग्रेड सर्बिया में। 22वां कब होगा? 2023 में होगा। कहाँ पे होगा? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। पहली बार उज़्बेकिस्तान इसको होस्ट करेगा। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म। आपको बताना है ये माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसको डेवलप किया है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म ये क्या करेगा? इस पे लोगों से सजेशन मंगाए जाएंगे। लोग सजेस्ट करेंगे कि टीचर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। जो भी सजेशन या फिर कंसल्टेशन आएंगे इस पीरियड में यानी 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में, उन सभी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जाएगी जो कि पब्लिक रिव्यू के लिए रखी जाएगी। तो याद रखिएगा, माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है, जिसको NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिनों तक चलने वाले इंडियन फूड वीक को कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंडियन फूड वीक इसको बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? बीजिंग में। बीजिंग में इस समय इंडियन फूड वीक चल रहा है। 5 स्टार होटल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोरोना नहीं है तो आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो रबीउल द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया के कई सारे शेफ हैं, उनकी मदद से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीजिंग में इंडियन फूड वीक जो है अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कुछ समय बाद संघाई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो चाइना में इस समय इंडियन फूड वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 5 दिनों तक चलेगा। स्टार्टिंग की गई है बीजिंग से, अब संघाई चले जाएंगे। बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? चाइना की, जिसकी करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं या फिर हुई हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसके फर्स्ट चेयरपर्सन बने हैं आदिल जैनुल भाई। कौन बना है? आदिल जैनुल भाई। ये हैं आदिल जैनुल भाई, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन बने हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं इस समय आदिल जैनुल भाई। अच्छा, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये क्या है? आपको याद होगा सिविल सर्वेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया था। क्या? मिशन कर्मयोगी। इसका मेन पर्पस था जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए। उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्थापित किया गया। ये देख लीजिए, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, जिसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई। तो याद रखिएगा, मिशन कर्मयोगी इसके तहत कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसके फर्स्ट चेयरपर्सन बने हैं आदिल जैनुल भाई। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है ये 2013 के कंपनी एक्ट की सेक्शन 8 के तहत स्थापित किया गया है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जब घोषणा की गई तो इसमें कई सारे मेंबर भी अनाउंस किए गए थे। ये रामास्वामी बालासुब्रमण्यम और ये प्रवीण परदेसी उसी के मेंबर हैं, लेकिन इनका नाम मत याद रखिए, आदिल जैनुल भाई का नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में पहला रेलवे जोन जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है वो कौन सा है। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इंडिया का पहला रेलवे जोन है जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। ये देख लीजिए, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इंडिया का पहला रेलवे जोन है जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। रिसेंटली लास्ट जो पार्ट था इस रेलवे जोन का, कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन, वो रिसेंटली इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इसके बाद पूरा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इस रेलवे जोन में 3012 किलोमीटर का रूट आता है जिसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है।
इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद जो हमारे पीयूष गोयल हैं रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे तेज़ी से जो पैसेंजर ट्रेन है या फिर मालगाड़ियाँ हैं उनको रन किया जा सकेगा। तो इंडिया का पहला रेलवे जोन जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है वो कौन सा है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। आज़ादी के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैथाई। जो रेलवे बोर्ड है उसके नए चेयरमैन एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? सुनीत शर्मा। और याद रखिएगा इस समय इंडिया में 18 रेलवे जोन है। लेटेस्ट कौन सा बना है? सदर्न कोस्ट रेलवे, ये इंडिया का लेटेस्ट रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के कलिंग रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? विश्व भूषण हरिचंदन को। किसको? विश्व भूषण हरिचंदन। आपको बताना विश्व भूषण हरिचंदन किस स्टेट के गवर्नर हैं? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन, जिनको 2021 के कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए 2021 के कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है विश्व भूषण हरिचंदन को। कलिंग रत्न अवार्ड कौन देता है? सरला साहित्य संसद। सरला साहित्य संसद देता है। रिसेंटली आदि कवि सरला दास की 600वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और सरला साहित्य संसद की स्थापना के 40वां वर्ष सेलिब्रेट किया गया। इसी दौरान ये कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है विश्व भूषण हरिचंदन को। किसने दिया है? सरला साहित्य संसद। याद रखिएगा आदि कवि सरला दास, इनकी ही याद में ये कलिंग रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो ओडिशा के कवि थे आदि कवि सरला दास, जिनकी याद में ये कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। किसने प्रेजेंट किया है? एम वेंकैया नायडू जी ने प्रेजेंट किया है। किसको? विश्व भूषण हरिचंदन को, जो कि कौन है? इस समय आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ये 3 कैपिटल हैं, 4 इस समय, क्योंकि 2024 तक आंध्र प्रदेश भी हैदराबाद इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर में बता दिया आपके कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICICI बैंक द्वारा रिसेंटली किसके साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि UPI बेस्ड फास्टैग को इशू किया जा सके? तो ICICI बैंक ने रिसेंटली फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है ताकि UPI बेस्ड फास्टैग इशू किया जा सके। ये देख लीजिए ICICI बैंक और फोन पे ने आपस में पार्टनरशिप की है UPI बेस्ड फास्टैग इशू करने के लिए। इस समय जो ICICI बैंक का फास्टैग है उस पर 280 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं। यानी कितने हो गए? लगभग 2.8 करोड़ हो गया कि 28 करोड़? 28 करोड़ हो गया ये। ठीक है, तो ICICI बैंक पहला बैंक हो गया जिसने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है फास्टैग इशू करने के लिए। अभी तक किसी ने भी फोन पे के साथ पार्टनरशिप नहीं की है। पेटीएम के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं, भीम के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं, लेकिन ICICI बैंक इंडिया का पहला बैंक है जिसने फास्टैग को इशू करने के लिए फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है। बाकी ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको। ICICI की बात करें फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1994 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। और टैगलाइन पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है PESB पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी नई हेड कौन अपॉइंट हुई है? तो पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड नई हेड बनी है मल्लिका श्रीनिवासन। ये देख लीजिए ये है मल्लिका श्रीनिवासन। ये पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की नई हेड बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की चेयरमैन को PESB का हेड बनाया गया है। वर्तमान में मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट की CMD हैं। तो याद रखिएगा PESB पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी नई चेयरपर्सन बनी है मल्लिका श्रीनिवासन। जो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो हेड होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में हेल्प करता है। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसका जो भी चेयरमैन होता है उसका टेन्योर होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज तक। तो याद रखिएगा PESB, इसकी नई हेड अपॉइंट हुई है मल्लिका श्रीनिवासन। PESB की स्थापना 1987 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल किसके तहत कार्य करता है? प्राइम मिनिस्टर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। खदानों के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए हर वर्ष 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस मनाया जाता है। 2006 में पहली बार इसको मनाया गया था। इस बार का थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस का? परसिवरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ये है इसका थीम। यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली में नहीं। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस। टोटल कंट्री मेंबर हैं 193 और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल से जून
जो 2021 है यानी कि फिनेंशियल ईयर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 7.6 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ने क्या किया था, सभी सेविंग अकाउंट, जो सभी स्मॉल सेविंग अकाउंट स्कीम थी उन पर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया था, लेकिन चुनाव चल रहे थे तो वापस अपना फैसला ले लिया। ये देख लीजिए, फर्स्ट क्वार्टर यानी 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी पर 40 से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक की कटौती कर दी थी, लेकिन कोविड क्राइसिस चल रहा था और दूसरी बात चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तो गवर्नमेंट ने अपना ये फैसला वापस ले लिया। पहली बार जो पीएफ था उस पर इंटरेस्ट रेट इन्होंने 6.4% कर दिया घटाकर, जो कि 1974 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 7% से नीचे आया हो इंटरेस्ट रेट पीएफ पर। उसके अलावा ये देख लीजिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम, इस पर इंटरेस्ट रेट को घटाकर इन्होंने 7.6 से 6.9% कर दिया था, लेकिन वापस 7.6% कर दिया है। तो अप्रैल से जून क्वार्टर, कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उन पर इंटरेस्ट रेट कितने टाइम पे जारी किया जाता है, तो क्वार्टरली जारी किया जाता है 3 महीने के लिए। तो जो भी स्मॉल सेविंग अकाउंट पर पहले से इंटरेस्ट रेट थे वापस से वही आ गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपना फैसला दिया था वो रिटर्न कर दिया है। यह क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये बुक किसने लिखी है। तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नितिन गोखले ने लिखी है। किसने? नितिन गोखले। ये देख लीजिए, ये है नितिन गोखले, इन्होंने ये बुक लिखी है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? ब्लूम्सबरी। तो नितिन गोखले की ये बुक है, याद रखिएगा। इन्होंने बताया है कि कैसे वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे गोवा के, इस दौरान भी उनको कभी अपने ऊपर ईगो नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ बुक लिखी है नितिन गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल जीता है अनियन मिथुन ने। अनियन मिथुन ने साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है अनियन मिथुन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो केरल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? केरल से। ये हैं अनियन मिथुन, इन्होंने साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप कहाँ हुई है? नेपाल में हुई है। अनियन मिथुन ने 70 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और साउथ इंडिया के पहले वुशु प्लेयर हैं। अनियन मिथुन के कोच का नाम क्या है? कुलदीप हंडू, जो कि खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं। वुशु क्या होता है? देखिए, कराटे से रिलेटेड एक चैंपियनशिप होती है। अनियन मिथुन का नाम है, देखिएगा, केरल से बिलोंग करते हैं। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में। ये वुशु चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। 1991 से हर 2 वर्ष पे ये वुशु चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है, वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जो बेस रेट है उसको कितने बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है? तो बेस रेट वो होती है जिससे नीचे बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। तो आरबीआई ने बेस रेट में 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी 0.15% की कटौती की है। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा एप्लीकेबल बेस रेट 7.81% रखी गई है, जो कि पिछली बार से 15 बेसिस पॉइंट कम है। हर क्वार्टर के लिए अनाउंस की जाती है, तो अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए अनाउंस कर दी गई है। कितनी रहेगी? बेस रेट रहेगा 7.81%। तो जैसा मैंने आपको बताया, बेस रेट वो रेट होता है जिसके नीचे जो बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं वो अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। तो अगले 3 क्वार्टर के लिए बेस रेट होगा 7.81%। इसी बेस रेट के ऊपर कुछ ऐड करके इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बेस रेट जो है वो 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का जो है एवरेज होता है। आरबीआई ने अनाउंस किया है, तो आरबीआई की बात करें, कुछ समय पहले ही आरबीआई ने अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो पहला 6 मंथ है उसके लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस 1.2 लाख करोड़ से ऊपर नहीं होंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आरबीआई बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 25th आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस ये याद रखिएगा, फर्स्ट 6 मंथ में 1.2 लाख करोड़, और जो बेस रेट है वो 15 बेसिस पॉइंट की कटौती है, अब है 7.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्कैप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसके अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020 में क्या रहेगी? तो यूनेस्कैप के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2022 में रहेगी 7%। ये देख लीजिए, पहले कहा था इन्होंने, मतलब पहले इन्होंने ये बताया कि पिछले वर्ष 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ इंडिया की जीडीपी में, इस वर्ष रहेगी 7%।
जो कि वर्ल्ड बैंक से 4.7% लगभग कम है, 3.1% कम है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है 10.1% रहेगी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन कोई कैलेंडर ईयर के हिसाब से बताता है, कोई बताता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो यूनेस्कैप ने बताया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। वर्ल्ड बैंक ने बताया है 10.1%, इतना याद रखिएगा। यूनेस्कैप की बात करें, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, 1947 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कंफ्यूजिंग है, याद मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी को किस स्टेट का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? ओडिशा का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बना है महेंद्रगिरी। ये देख लीजिए, ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि महेंद्रगिरी ओडिशा का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ओडिशा में ये सेकंड पीक है जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये सेकंड हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। तो ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1996 में अनाउंस किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर। तो ओडिशा में अब 2 बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका सिमलीपाल, दूसरा क्या? महेंद्रगिरी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। और याद रखिएगा, एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक जिसका नाम है, वो ओडिशा में ही है। ये फेमस पर्सनालिटीज हैं इनका निधन हो गया, राधेश्याम खेमका और इशामू आकाशाकी। राधेश्याम खेमका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गीता प्रेस है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं राधेश्याम खेमका। रिसेंटली इनका निधन हो गया वाराणसी में। राधेश्याम खेमका गीता प्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। गीता प्रेस वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर है किसी भी हिंदू रिलीजियस का। अभी तक हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट कहीं भी इतनी मात्रा में पब्लिश नहीं होते हैं जितने गीता प्रेस में पब्लिश होते हैं। इसकी स्थापना गीता प्रेस की 1923 में की गई थी, गोरखपुर जो कि यूपी में है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं गीता प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। कहाँ है ये भी पूछते हैं, गोरखपुर में, याद रखिएगा। ये कौन है? ये है जापान के फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानी इशामू आकाशाकी। इनका भी निधन हो गया। 2014 में इनको नोबेल मिला था, आपको पता ही होगा फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इशामू आकाशाकी इनका निधन हो गया, जापान के फिजिसिस्ट। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। बस ये पहला एडिट नहीं हुआ है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी मेरी तरफ से मिस्टेक है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।